हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात की थी सिंधु घाटी की सभ्यता के उत्थान और पतन के कारणों की समीक्षा के बारे में। आज हम बात करेंगे व्यापार के ढांचे के बारे में, कैसे उसने भारतीय उपमहाद्वीप में तत्कालीन बस्तियों का स्वरूप फैलाया था और क्या क्या विवरण है। चलिए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के दौरान व्यापार का ढांचा बहुत विकसित अवस्था में था। सभ्यता की छोटी से छोटी बस्तियों में भी बहुमूल्य पत्थरों और धातुओं के औजार पाए गए हैं, जो अमीर लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक विस्तृत एक्सचेंज व्यापार तंत्र की ओर संकेत करते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग राजस्थान की खेतड़ी खानों से तांबा, बलूचिस्तान और उत्तरी पश्चिमी सीमांत से तांबा, कर्नाटक के कोलार क्षेत्र और कश्मीर से सोना, अफगानिस्तान और ईरान से चांदी, कश्मीर व अफगानिस्तान राजस्थान से सीसा, पूर्वी अफगानिस्तान से और बदख्शा से वैदूर्य मणि और मध्य एशिया से फिरोजा और जेड, सौदर्न राष्ट्र या पश्चिमी भारत से गोमेद, श्वेत वर्ण स्फटिक और लाजावर्त पत्थर, गुजरात के समुद्री तट से समुद्री सीपियाँ, जम्मू में मांदा से लकड़ी आदि प्राप्त करते थे। सिंधु सभ्यता के विभिन्न स्थलों पर यह सब चीज़ें बंजारे व्यापारियों द्वारा और चरवाहों द्वारा पहुंचाई जाती थी। इस बात की भी संभावनाएं हैं कि शायद सिंधु घाटी के सभ्यता के प्रशासकों ने बहुत सारे क्षेत्रों में उपनिवेशीकरण प्रक्रिया के तहत उपनिवेश भी स्थापित किया। एक्सचेंज सिस्टम का ठीक से ज्ञान न होने के कारण व्यापारी वर्ग मौसमी प्रवास के बारे में भी सोच सकते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने आपसी व्यापार और विनिमय को नियंत्रित करने के प्रयास किए। दूर दूर फैली हुई हड़प्पाकालीन बस्तियों में भी नाप तौल की व्यवस्था में समरूपता है। तौल निम्न मूल्यांकनों में द्विचर प्रणाली के अनुसार है: 1, 2, 4, 8 से 64 तक, फिर 150 तक और फिर 16 से गुणा होने वाले 320, 640, 1600 और 3200 आदि तक। लंबाई की 37.6 सेंटीमीटर की एक फीट की इकाई पर आधारित थी और एक हाथ की इकाई लगभग 51.8 से 53.6 सेंटीमीटर तक होती थी। नाप और तौल की समरूप व्यवस्था केंद्रीय प्रशासन द्वारा हड़प्पा सभ्यता के लोगों में आपसी तथा अन्य लोगों के साथ विनिमय को एक्सचेंज करने के प्रयास के बारे में भी इशारा करती है। हड़प्पा सभ्यता की बस्तियों में काफ़ी संख्या में मुहरें और मुद्रांकन भी पाई गई हैं। ये मुहरें और मुद्रांकन दूरस्थ स्थानों को भेजे जाने वाले उत्पादों के उच्च स्तर और स्वामित्व की ओर संकेत करते हैं। इनका प्रयोग व्यापारिक गतिविधियों में होता था। ऐसा लगता है दूरस्थ स्थान के साथ व्यापार विनिमय में इनका प्रयोग होता था। पश्चिमी भारत एशिया के मेसोपोटामिया के साथ सिंधु सभ्यता के विकसित व्यापार संबंध थे। इसका प्रमाण मेसोपोटामिया के सूसा, उर, निप्पुर, कीस और फारस की खाड़ी में फैलका बहरीन व तेल असमार से सिंधु सभ्यता के मुहर से मिलती जुलती लगभग 2 दर्जन मुहर, विशेषकर चौकोर सिंधु मुहरें मिलती हैं। लोथल में मेसोपोटामिया की बेलनाकार छोटी मुहरें पाई गई हैं। वैसे व्यापार की वस्तुओं का कम मिलने से प्रत्यक्ष व्यापार का प्रमाण कम मिलता है, पर शायद फारस की खाड़ी के रास्ते से व्यापार होता था। मेसोपोटामिया में कुछ प्राचीन लेख पाए गए हैं जिनसे हड़प्पा कालीन सभ्यता के साथ व्यापार संबंधों का पता चलता है। मेसोपोटामिया में स्थित अक्काड़ के सभी प्रसिद्ध सम्राट सारगान का यह दावा था कि दिलमुन, माकन और मेलुहा के जहाज उनकी राजधानी में लंगर जानते हैं। मेसोपोटामिया के आरंभिक साहित्य में मेलुहा के व्यापार समुदाय का जिक्र है जो मेसोपोटामिया में रहता था। मेसोपोटामिया के एक अन्य लिखित दस्तावेज में मेलुहा की भाषा के सरकारी दुभाषिए का जिक्र है। अब इन सब उदाहरणों से हम एक बात समझ सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों में और मेसोपोटामिया के लोगों के बीच में संबंध अप्रत्यक्ष नहीं थे। उस शहर के व्यापारियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले कुछ अन्य दस्तावेज भी पाए गए हैं जो इस बात की ओर संकेत करते हैं कि उर के व्यापारी मेलुहा से तांबा, गोमेद, हाथीदांत, सीपी, वैदूर्य मणि, मोती और आबनूस आयात करते थे। हड़प्पा में मेसोपोटामिया की वस्तुओं का न पाया जाना इस बात से स्पष्ट किया जाता है
कि परंपरागत रूप से मेसोपोटामिया के लोग कपड़े, ऊन, खुशबूदार तेल और चमड़े के उत्पाद बाहर भेजते थे। चूँकि ये सभी वस्तुएं जल्दी नष्ट हो जाती थी, इस कारण उसके अवशेष नहीं मिलते थे। शायद चांदी भी निर्यात की जाती थी, लेकिन वहाँ के लोग इसका काफ़ी मात्रा में प्रयोग करते थे। संभवतः मेसोपोटामिया से आयात किया जाता होगा। सिंधु घाटी की सभ्यता में बड़े शहरों की अवस्थिति के कारण का विश्लेषण करते हुए विद्वानों ने इस शहर के स्वरूपों को खाद्य उत्पादन के लिए उनकी समर्थता, व्यापार मार्गों व खनिज स्रोतों की निकटता से प्रभावित माना है। हड़प्पा शहर एक ऐसी जगह स्थित था जो दक्षिण की ओर स्थित कृषि बस्तियों और उत्तर पश्चिम की ओर स्थित खानाबदोश चरवाहा बस्तियों को एक दूसरे से विभाजित करता था। इस प्रकार हड़प्पा के लोग दोनों समुदाय के संसाधनों का उपयोग कर सकते थे। एक बड़े शहर के रूप में यह इसलिए विकसित हो सका क्योंकि एक व्यापारिक बस्ती के रूप में इसकी अवस्थिति बहुत महत्वपूर्ण थी। हड़प्पा की अवस्थिति इतनी उत्तम थी कि वह अपने चारों ओर 300 किलोमीटर के क्षेत्र के भीतर हिंदू कुश और पश्चिमोत्तर सीमांत से फिरोजा और वैदुर्य मणि प्राप्त कर सकता था। नमक क्षेत्र से खनिज नमक, राजस्थान से टिन और तांबा, कश्मीर से सोना और एमेथिस्ट और कश्मीर के पर्वतीय क्षेत्रों से लकड़ी प्राप्त कर सकता था। मोहनजोदाड़ो का विकसित शहर के रूप में उभरना उसके समुद्र से अधिक निकट होने के कारण संभव हुआ, जिसके कारण यहाँ के वासियों का फारस की खाड़ी और मेसोपोटामिया तक पहुँचना आसान हो गया। फारस की खाड़ी और मेसोपोटामिया के वे क्षेत्र थे जो संभवतः चांदी के मुख्य आपूर्ति करता थे, इसलिए मोहनजोदाड़ो एक महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर बन गया। इस प्रकार लोथल निवासी दक्षिणी राजस्थान और दक्कन से संसाधन प्राप्त करते थे। संभवतः वे हड़प्पा निवासियों को कर्नाटक से सोना प्राप्त करने में मदद करते थे। कर्नाटक में सोने की खानों के पास समकालीन नवपाषाण युगीन बस्तियां थीं। लोथल एक बंदरगाह नगर होने के कारण काफ़ी विकसित नगर बन सका था। मकरान समुद्र तट पर सुतकानडेर हड़प्पा और मेसोपोटामिया के बीच व्यापार चौकी था। बलूचिस्तान समुद्री तट के पास स्थित बालाकोट सिंध में चंदूदड़ो सीपी शिल्प और चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध था। लोथल और चंदूदड़ो में लाल पत्थर और गोमेद के मनके बताए जाते थे। चंदूदड़ो में वैदुर्य मणि के कुछ अध बने मनके इस बात की ओर संकेत करते हैं कि हड़प्पा निवासी दूर दराज के क्षेत्रों में बहुमूल्य पत्थर आयात करते थे और उन पर काम करके उन्हें बेचते थे। पत्थरों को औजारों बनाने के लिए सुक्कुर प्रसिद्ध था। इस तरह हड़प्पा सभ्यता के सभी नगर व्यापार के ढांचों से बंधे हुए थे और अपनी अपनी भूमिका निभाते थे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।